वहां से आप जब आप ऑटो सेटिंग मोस्टली वहां नेटवर्क के अनुसार होती है, तो वहां 144 से 240 360 480 720 इस प्रकार से हैं, तो उनको थोड़ा सा आप 360 या 480 तक उनको सेट करके रखें, ताकि आपकी क्लियरिटी है वो वीडियो की है वो अच्छी हो जाएगी, जो भी लिखा हुआ है वो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो चलिए, कल हमने अच्छे कुछ क्वेश्चन है वो अनुपात समानुपात के किए थे, धीरे धीरे आज उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमें कई बार पूछी जाती है कि आय और बचत के आय व्यय और बचत के अनुपात के क्वेश्चन है वो हमारे सामने आते हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनको किस तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे। चलिए, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं कि राम की आय व्यय का अनुपात 10:9 है। यदि उसकी बचत, कुल बचत, ये 1 महीने की बचत दे रखी है आपको कि कुल बचत है वो 5,000 रुपए है, तो कुल आय ज्ञात करो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या कहा जाता है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि राम की आय और व्यय का अनुपात है वो कितना है, 10:9 दिया हुआ है, और यदि उसकी कुल बचत है वो 5,000 रुपए है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज आपको कहीं ऊंची नीची मिल जाए, तो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना। मैं क्वेश्चन बोल के बता देता हूं कि आय और व्यय का अनुपात है वो 10:9 दे रखा है, और हमें ये कहा गया है कि उसकी महीने की जो बचत है वो बचत कितनी है, 5,000 रुपए है, और हमें पूछा क्या गया है कि उसकी आय ज्ञात करो। अब यहां से हमें आय पूछ सकता है, हमें यहां से उसका कितना व्यय करता है वो व्यय भी पूछ सकता है। दोनों चीजें हैं वो यहां से पूछी जा सकती हैं। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं हर बार ये कहता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अनुपात समानुपात में तो क्या है, या लाभ हानि है, इनके अंदर परसेंटेज है, इनके अंदर अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आ गई ना, तो उसके बाद क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये मानो कि कई बार तो बिना कॉपी पेन के भी सोल्व हो जाएगा। इसको भी करके बताएंगे। सबसे पहले हम तरीके से इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। क्या दे रखा है कि आय अनुपात व्यय कितना है, 10:9 है। 1 मिनट के लिए आप क्या करेंगे, इस अनुपात को आप एक बार रियल संख्या मान लें कि उसकी आय है वो आय कितनी है, 10, व्यय कितना कर रहा है, 9, यानी 10 रुपए अगर वो कमा रहा है तो 10 रुपए में से वो कितने खर्च कर रहा है, 9 रुपए खर्च कर रहा है। तो इस हिसाब से उसकी बचत है वो बचत कितनी आ रही है, बचत 1 आ रही है या नहीं आ रही। यहां से देखें, देखो 10 अगर कमा रहा है तो कितने खर्च कर रहा है, 9। अगर 10 में से 9 खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 1 रुपया बचेगा या नहीं बचेगा। क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, 5,000 रुपए किसका, बचत का। हमारी बचत कितनी आई है, यहाँ 1 रुपया आया है। तो अब अगर हमारा 1 रुपया 5,000 रुपए के बराबर है, तो यहां से आप इनको भी मल्टीप्लाई करके है वो आसानी से निकाल सकते हैं कि यानी यहां उसकी जो आय है वो आय कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 5,000, 50,000 रुपए तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी। और उसका जो व्यय है, उसका जो खर्च है कि वो कितना खर्च करता है वो कितना आ जाएगा। उस खर्च की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, व्यय की वैल्यू कितनी, व्यय का अनुपात है वो कितना है, 9। ये देखो यहाँ वाले इस एक अनुपात का दोनों के बीच का अंतर है, वो अंतर ही तो क्या होता है, वो अंतर ही तो बचत होता है। तो इस एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपए। जब एक की वैल्यू 5,000 रुपए तो 10 अनुपात इस वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। और यहां से मैं इसको 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 45,000 रुपए। और यहां से अगर हम थोड़ा सा वही बात है ना कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो आसानी से ऑटोमेटिक देखते क्वेश्चन आंसर निकल कर आएगा। 10:9 आपको यहाँ से दिया हुआ है आय और व्यय, इसका मतलब 1 रुपया बच रहा है, 1 अनुपात आपका बच रहा है, और 1 की वैल्यू सीधी सीधी 5,000 दे रखी है, तो 50,000 और 45,000। 50,000 में से 45,000 घटा दो, आय में से व्यय उसका घटा दो, बचत 5,000 रुपए बचती है, बिल्कुल 5,000 रुपए बच रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरी बात, एक चीज हम यहाँ से हो सकता, अब यहां से हमें कुछ भी पूछा जा सकता है। यहां जैसे आय पूछी है तो यहाँ आय भी पूछ सकता है, यहाँ वो व्यय भी पूछ सकता है। तो दोनों चीजें हैं वो यहां से हमें पूछी जा सकती हैं।
आगे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे और दिखाई दे रहा है और इस आई और वे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी यहाँ दो की तुलना की गई है। हम यहाँ एक के बारे में पढ़ रहे थे, हमने यहाँ केवल हमारे पास एक ही कैंडिडेट था। यहाँ हम दो की तुलना के बारे में पढ़ेंगे कि ए और बी की आई का अनुपात है वो हमें कितना दिया हुआ है, 5:4। कितना दिया हुआ है? आई का अनुपात 5:4 है। ए और बी के वे का अनुपात है वो वे का अनुपात 19:21 है और इनकी बचत का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 37 और 18। 37:18। ए और बी की बचत है वो कितनी है, वो 5500 रुपए दी हुई है और हमें क्या ज्ञात करना है, ए व बी की आय ज्ञात करनी है। आय या वे कुछ भी पूछा जा सकता है। ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो अनुपात दिए हुए हैं इनको हम एक बार संख्या के रूप में लिख कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि इनकी जो आय है, आय कितनी मान रहा हूं मैं, 5x और 4x, ठीक है। क्योंकि अनुपात को सरल करने के लिए हम किसी एक मतलब कांस्टेंट से उससे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5x और 4x। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, दिखाई दे जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो ना तो एक बार कमेंट करके वो हमें जरूर बता दें। कहीं कहीं भी एक्सवाइजेड कोई भी समस्या आ रही है तो एक बार कमेंट करके कमेंट में जरूर बता दें। कोई दिखने में आ रही है या आवाज के अंदर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ उसके बाद मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ भैया इनका व्यय है वो व्यय कितना है, व्यय में यहाँ अब अक्स नहीं लेंगे। अब क्या है, अब यहाँ अक्स नहीं लेंगे क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि दोनों समान ही कांस्टेंट से गुणा हो रहे हो, क्या पता अलग अलग हो। तो हम इसको क्या लेंगे, 19y और ये क्या लेंगे, 21y। कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एफ जो मन करे वो ले सकते हैं। और मैं अगर बचत की बात करूं तो इनकी बचत है वो कितनी हो जाएगी, 37z माइनस 18z, ठीक है। अब ये देखो, चलो z की बजाय z शायद ऐसा लग रहा है जैसे 2 लिखा हुआ है, चलो हम यहाँ a लिख देते हैं या b के लिखते हैं, ये लो, ठीक है। 37 के और 18 के, क्योंकि ए है वो भी वैसा ही कुछ दिखाई देता, मतलब कि ऐसे लगेगा कि जैसे कोई संख्या ही लिखी हुई है। तो ये 37 के है और ये कितना है, 18 के, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे कि आय, व्यय और बचत। ए की आय कितनी, 5x, बी की आय 4x, ए का व्यय, बी का व्यय और ए की बचत और बी की बचत। हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों की है वो कुल बचत है वो हमें दी हुई है। क्या दी हुई है, कुल बचत। तो अब हम यहां से क्या करेंगे कि दोनों की, देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो दोनों की कुल बचत है वो कितनी आएगी। चलो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं, या जनरल जो तरीका है हमारा, अगर मैं आय में से व्यय घटाऊं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की जरूरत है, आय में से व्यय घटाऊं तो बचत आएगी या नहीं आएगी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 5x माइनस 19y बराबर 37 की। देखना, ए की आय, ए का व्यय, ए की आय में से ए का खर्चा निकाल दिया तो ए की बचत तो आएगी ना। बी की आय, बी का व्यय और बी की आय में से अगर बी का व्यय घटा देंगे तो बी की बचत आएगी या नहीं आएगी। तो मैं यहां इसको क्या लिखूंगा, 4x माइनस 21y इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 की, ठीक है। ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गई कि एक तो क्या है कि ए की आय में से ए का व्यय घटाएंगे तो ए की बचत, बी की आय में से बी का व्यय घटा रहे हैं तो बी की बचत। अब ये देखो हमें डाटा क्या दिया हुआ है, ए और बी की बचत दी हुई है और ए और बी की कुल बचत यहां देखें तो कितनी है, 37 के और 18 के। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, कुल बचत है वो कितनी आएगी आपकी, 37 के प्लस 18 के, यानी कितनी हो जाएगी टोटल, 8 7 55 के आ जाएगी। 55 के कुल बचत कितनी है, 55 के, और हमें दिया हुआ क्या है, 5500। तो कुल बचत है वो कितनी है, 5500, और यहाँ कुल बचत कितनी आ रही है, 55 के। तो हम यहाँ से के का मान है वो कितना निकाल लेंगे, आप इसमें भाग दोगे तो ये आएगा आपका 100, यानी इस के का मान है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो अब यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं 5x
माइनस 19y बराबर आपका कितना हो गया 3700, 4x माइनस 21y है वो आपका कितना आ जाएगा 1800। ये लो हमारे पास अब दो चर हैं, दो समीकरण बन गई है और हम यहां से इनका मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें आय पूछी है तो आय का मान हमने x में लिया है, x वाले की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं एक बार y को बराबर कर देते हैं, या फिर हम x को भी बराबर कर सकते हैं कि जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करें इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर लेकिन वहां क्या होगा कि वहां y की वैल्यू निकलेगी, फिर y की वैल्यू हमें इसमें रखनी पड़ेगी तब जाके हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को बराबर करते हैं, y की वैल्यू को क्या करेंगे बराबर करेंगे, बराबर करके घटाएंगे एक दूसरे में से। तो जब इनको घटाएंगे आपस में क्योंकि देखो यहाँ चिन्ह क्या है, यहाँ चिन्ह समान है और जब समान चिन्ह होता है तब घटाएंगे तब क्या है, नीचे वाला चिन्ह है वो क्या हो जाए चेंज हो जाएगा और उसमें से कट जाएगा। तो अब अगर यही मतलब विपरीत चिन्ह होते, यहाँ एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस होता है तो हम दोनों को क्या करते जोड़ देते। तो अब ये देखो यहां से इनको समान करने के लिए क्या करेंगे, 19 और 21 है, ऐसी तो कोई संख्या है नहीं, लेकिन अब दोनों को लास्ट में 19 और 21 को ही आपस में मल्टीप्लाई एक दूसरे से करना पड़ेगा। तो अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं कि समीकरण को मैं 1 और 2 लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार देख लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर मेरे नोट करना है या तो नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं एक बार इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा। चलिए अब क्या करना है कि ये जो आपकी समीकरण पहली है मैं इसको तो गुणा करता हूं 21 से, और जो आपकी समीकरण 2 है मैं इसको गुणा किससे करूंगा 19 से, क्योंकि 21 और इनको आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर 19 गुणा 21 हो जाएगा, यहाँ 21 गुणा 19 हो जाएगा, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखो ऊपर वाली को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 105x माइनस 21 को 19 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, गुनी एकम 19 9 एक कैरी आएगी, गुनी दूनी 38 और 38 और एक कितना हो जाएगा 39, 399 y इज इक्वल टू 37 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 77700 आएगा, कर लेना बाकी आएगा ये, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा क्या है कि टाइम लग जाएगा और हमें जितनी कोशिश हो सके उतना टाइम है वो हमें बचाना है, ठीक है। अब यहाँ अब इसको नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 19 से, तो 19 76x ये वही 399 आएगा, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1800 को आप किससे 19 से मल्टीप्लाई करना ना, ये आएगा आपका 34200 से। अब इनको आपस में घटाएंगे तो ये भी प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये तो आपस में कट जाएगा। और 150 सॉरी इस 105 में से आप जब 76 को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 5 और 4 9 और 9 और 20 कितना आएगा, ये आएगा आपका 29x, और इसमें से आप 77700 में से 34200 को घटाओगे तो डबल जीरो तो है ही है, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, और ये आएगा आपका 4,35,000 किसका मान 29 अक्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, सॉरी 43,500 के। तो यहाँ अब अक्स का मान हम निकाल लेंगे 43,500 बटा 29, और अब 29 का भाग दोगे तो पहले तो जाएगा एक बार, और एक बार जाने के बाद में ये बचेगा 14 145 और 145 5 बार जाएगा, कितना आ गया x का मान है वो यहां से कितना आ जाएगा 1500। तो एक तो 5x है और एक 4x है, दोनों की आय अगर हमें ज्ञात करनी है तो 5x तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 1500, तो ये तो आ गया आपका 7500, और 4x है वो कितना आ जाएगा वो आपका 6000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से हमारा हमें पूछा क्या गया है ए और बी की आय पूछी है, तो आय है वो हमारी आ चुकी है, आंसर है वो हमारा आ गया। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हाईएस्ट लेवल है, इससे ज्यादा बाकी और इसके जो ट्यूशन है वो उसकी मैं सीट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब एक ही टॉपिक के 4 4 5 5 8 8 10 क्वेश्चन यहां अगर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम है वो
क्या होता है, बाकी लगभग है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अभी हम ये आय व्यय का आ गया और अभी हम इससे आगे चर्चा करते हैं कि रुपयों को अगर बांटना है तो किस हिसाब से बांटा जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी हुआ उसका इतना हिस्सा बेटी को दे दिया, इतना बेटे को, इतना पत्नी को और इतना चैरिटी में दे दिया, उस हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब चीजें भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना तो नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जो रुपयों को बांटने, रुपए की बात करें, कोई धन है उसको बांटना है, जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था क्लासों के, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब एक एक्सरसाइज हमारे चला करते थे पार्टनरशिप के नाम से, साझा जिसको बोलते थे कि 2:3:4 अनुपात में पूंजी लगा करके काम शुरू किया था। उससे लगभग मतलब उसी हिसाब से जुड़े हुए उसी तरीके के क्वेश्चन हैं, वो अब हम यहाँ से करने जा रहे हैं। या पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि कोई धन है उसको तीन लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है, इतने इतने अनुपात में आएगा। तो वो सब चीजें हैं यहाँ। बाकी लगभग क्वेश्चन है वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। जब अब हमने जो थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किए ना, तो इनका एक मिलता जुलता रूप है, अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मुझे कहा जाता है कि कोई धन ए, बी और सी में 2:3:4 में बांटा जाता है। 2:3:4 में बांटा जाता है और जो कुल राशि है, कुल धन है, वो मेरे को 72,900 रुपए दिया हुआ है। कितना? 72,900 रुपए की राशि है, उसको 2:3:4 में बांटा जाता है, तो प्रत्येक को कितना धन मिला? बहुत साधारण सा सवाल है। लेकिन इससे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से ही हम हजारों तो नहीं कह सकते, लेकिन कई सारे क्वेश्चन है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2, 3, 4, 5 प्रकार के जितने भी हम यहाँ कोशिश करेंगे, जितने क्वेश्चन है वो हम निकाल सकें, तो वो क्वेश्चन है वो हम यहाँ से अब फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें क्या कहा जाता है कि ए, बी और सी का जो अनुपात है वो 4:3:2 है। तो सबसे पहले हम क्या देखो, दिया हुआ क्या है? कुल धन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि डाटा किसका दे रखा है, कुल धन दिया हुआ है। हो सकता है हमें ये भी दे दिया जाए कि यहाँ इन दो के बीच का अंतर है, उस ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लिया करो कि आपको डाटा किस चीज का दिया हुआ है। तो अब वो जो कुल धन दिया हुआ है या यहाँ जो भी दिया हुआ है, इसका मान आप इसमें निकालने की कोशिश करो। कैसे? कि यहाँ देखो कुल धन है और यहाँ इनका जो अनुपात है, उस अनुपात का आप योग निकालो सबसे पहले। और अगर आपको मान लो कि यहाँ ए और बी के बीच का अंतर दिया हुआ है कि भाई बी को ए से इतने रुपए ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि बी का अनुपात 3 है, ए का 2 है, तो इसका मतलब बी को धन है वो ज्यादा मिलेगा। तो फिर आप यहां से क्या करोगे कि यहाँ इन दोनों का अंतर निकालोगे और उसको इसके बराबर। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ आपको डाटा किस चीज का दिया हुआ है। तो आपको क्या दिया हुआ है, कुल धन कितना है आपका 72,900। और आप कुल धन, या फिर मैं यूं लिखूं कि कुल अनुपात वाले हिसाब से कितना निकल कर आ रहा है, 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9। तो ये जो 9 है, ए को मिला 2 रुपए, बी को मिला 3 रुपए, सी को मिले 4 रुपए, कुल कितने मिले? 9 रुपए यहाँ मिल रहे हैं। तो ये 9 रुपए किसके इक्वल हैं? ये 9 रुपए किसके इक्वल होंगे? 72,900 रुपए के इक्वल। या फिर ये 9 मयुगों के अनुपात का जो मान है 9, वो किसके इक्वल आएगा? 72,900 के। तो यहाँ एक की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 72,900 में आपको क्या करना है, 9 का भाग दे देना है। और 9 का भाग आप यहाँ जो आप दोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 8 × 72 और ये आ गया आपका 8100 बार जाएगा। 8100 ये वैल्यू किसकी आई है? ये यहाँ के एक अनुपात की वैल्यू है। कितने की? एक अनुपात की वैल्यू है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि ए का धन है वो तो कितना आ जाएगा? 2 × 8100 कितना आ जाएगा? ये 16,200। और मैं बी के धन की बात करूं तो वो आ जाएगा 3 × 8100। और सी का जो धन है वो कितना आएगा? 4 × 8100। तो ये आ जाएगा 24,300 और ये आएगा 32,400। ठीक है। तो यहां से क्या है कि ये तीनों चीज जो हमें प्रत्येक को कितना धन मिला, ये तीनों चीज हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है। अब हमें एक दो चीज यहाँ और भी पूछ सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भैया ए को बी से कितना धन कम मिला,
ए को बी से, तो आप क्या करोगे 24,300 में से 16,200 को घटा दोगे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बी को सी को ए से ज्यादा धन मिला, सी को बी से कितना ज्यादा धन मिला। तो ये जो तुलना है वो तुलना भी आपसे यहाँ करवाई जा सकती है। हो सकता है कि यहाँ आपको कुछ अलग मान दिया हुआ हो, यहाँ आपको कुछ अलग मान दिया हुआ, एक ऐसा क्वेश्चन है वो हम और करके देखते हैं कि मुझे कहा जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी में ए बी और सी में कोई धन बांटा गया और उस धन का अनुपात कितना है, आपको कितना दिया हुआ है 3:7:4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3:7:4 दिया हुआ है। साथ में ये कहा जाता है कि बी को ए से या ए की तुलना में 3600 रुपए ज्यादा मिले। कितने? बी को ए से 3600 रुपए ज्यादा मिले। तो यहां से आपको यह भी पूछ सकता है कि कुल धन ज्ञात करो। यहां से आपको यह भी पूछ सकता है कि प्रत्येक का धन कितना है। लेकिन प्रत्येक वाला तो क्या है कि यहां मैं लिख ही रहा हूं, बाकी क्वेश्चन के अंदर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहां आपको कुल पूछ सकता है, या फिर ए का धन, बी का धन और सी का धन ये पूछ सकता है, इनका अंतर पूछ सकता है। तीनों का नहीं पूछेगा, लेकिन चलो हम निकाल लेते हैं कि प्रत्येक का धन है वो पूछा जा सकता है। आपको यहां से b माइनस ए तो आपको दिया हुआ है, b और को ए से 3600 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो b और a का अंतर आपको दिया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको b माइनस सी की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है आपको c माइनस ए की वैल्यू भी पूछ ले। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो देखो वही बात करना क्या है, हमें दिया हुआ क्या है आपको 3600 रुपये दिया हुआ है। बी को ए से 3600 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी बी और ए के बीच का आपको अंतर दिया हुआ है। अनुपात में अंतर निकाल दो सबसे पहले, और कुछ भी नहीं करना है। अनुपात वाला अंतर अगर निकाल दिया उसको 3600 के बराबर कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा कि ए का अनुपात कितना है 3:7:4 ना। ठीक है, अब देखो b माइनस ए, तो इस हिसाब से आपका यहां से b माइनस ए कितना निकल कर आ रहा है 7 माइनस 3, यानी कितना आ रहा है 4। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में b माइनस ए की वैल्यू आपको 3600 रुपए दी हुई है। सीधा सीधा इस 4 को किसके इक्वल कर दो 3600 के इक्वल कर दो। अगर 4 है वो आपका 3600 के बराबर है, तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 1 है वो कितने के बराबर हो जाएगा 900 रुपए के बराबर आएगा या नहीं आएगा। अब यहां से जो आपको निकालना है वो निकाल लो। अब इसको ए 3 गुणा 900, बी कितना होगा 7 गुणा 900, और सी है वो आपका कितना आ जाएगा 4 गुणा 900, कितना आएगा 2700। 7 9 63 और 9 चौक कितना आ रहा है 3600। ये लो तीनों की अलग अलग वैल्यू है वो हमने निकाल दी है। और 4 3 7 7 7 14, 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 126 12,600 वो अमाउंट भी यहाँ कुल अमाउंट है वो कितना निकल कर आ जाएगा, कुल धन है वो कितना आ जाएगा 12,600। कैसे निकाला कि एक अनुपात का मान कितना है, एक अनुपात का मान हमने 900 निकाला, यहाँ कितना है 7 और 4 11, 11 और 3 14, तो एक का मान 900 है तो 14 का मान कितना होगा, 14 को 900 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, बी को ए से 3600 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक बार यहां से कैलकुलेट करके देखो ना कि बी और ए के बीच का अंतर कितना है। 63 में से 27 घटाओ, कैसे घटाओगे 27 में तो पहले 3 जोड़ो 30 हो गए, 30 में 30 जोड़ेंगे तो 60, 60 से ऊपर भी कितने हैं 3 हो रहे हैं, तो 3 पहले वाले 3 लास्ट वाले बीच वाले 30 30 33 और 36, तो कितना आ रहा है अंतर कितना आ रहा है 3600 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर है वो क्या है बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब आगे देखते हैं, मुझे ये कहा जाता है कि कोई अमाउंट है 10,400 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक के हिस्से का दुगुना, किस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का दुगुना यानी 2a, बी के हिस्से का 3 गुना यानी बी का जो हिस्सा है उसका 3 गुना, और सी का जो हिस्सा है उसका 4 गुना, वो क्या है आपस में बराबर है। 2a बराबर
3b और बराबर 4c। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मैं पूरी लैंग्वेज है वो मैंने नहीं लिखी है, ये दिया हुआ है इस प्रकार बांटा जाता है कि a को मिलने वाले हिस्से का 2 गुना, b को मिलने वाले हिस्से का 3 गुना और c को मिलने वाले हिस्से का 4 गुना आपस में क्या है, बराबर। कुल अमाउंट है वो आपका 10,400 रुपए दिया हुआ है। तो हमें ये पूछा जाता है कि हम यही निकाल लेंगे कि प्रत्येक को कितना अमाउंट मिलता है, या फिर चलो आप ये निकाल लो कि ए का हिस्सा है वो कितना है, ए का, बी का, सी का, हम सबका हिस्सा निकालेंगे। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, वो हम यहाँ तीनों की हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमें अनुपात भी नहीं दिया हुआ, अगर हमारे पास यहाँ अनुपात होता तो ये काम है वो बहुत आसान हो जाता। लेकिन इससे पहले हमने अनुपात निकालना सीखा था कि जब 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a b और c का अनुपात है वो ज्ञात करो। तो यहां से हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c किसके बराबर है, कोई भी कांस्टेंट मान लो, k मान लो या इसको 1 मान लो, बहुत आसान रहेगा। तो यहां से a का मान तो कितना आएगा 1/2, क्योंकि देखो 2a इज इक्वल टू 1, a बराबर 1, तो a है वो कितना आ जाएगा 1/2, b है वो कितना आ जाएगा 1/3 और c का मान है कितना आएगा 1/4। कैसे है, देखो तीनों को एक बार अलग अलग बराबर करके देख लो। 3b इज इक्वल टू 1 है तो यहां से b का मान निकालोगे 3 भाग में जाएगा तो b कितना आएगा 1/3। और इसी प्रकार से 4c इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो ये किसी ना किसी संख्या के बराबर तो होंगे ही। हो सकता है कोई कांस्टेंट हो, कुछ भी मान लो आप अपनी इच्छा से, हमने यहाँ 1 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। तो अब यहाँ से a रेशियो b रेशियो c है वो आपका कितना 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब जब इस प्रकार से रेशियो दिया हुआ आता है तो उसको निकालने का तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये क्वेश्चन हम यहाँ, इससे आगे वाला क्वेश्चन है वो पहले हम कर भी चुके हैं। तो ये कितना आएगा, मैंने एक तरीका तो आपको ये बताया था कि आप इनका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या अगर एलसीएम लेना नहीं आता है या नहीं लिया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो सीधा सीधा एक छोटा सा काम कर दो कि ऊपर गुणा करना है। ये तो याद रखना, ऊपर किसी संख्या से गुणा करोगे तभी तो ये नीचे वाली संख्याएं हटेंगी। तो इसके अलावा जो बचता है, जो खुद के नीचे जो संख्या है, इस एक के नीचे कितना है 2, 2 को छोड़ दो, बाकी दोनों संख्याएं से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं बात करूं एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आएगा 4, 3 और 2 का कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 में 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। सबसे छोटी संख्या वो जिसमें सबका भाग जाए वो एलसीएम कहलाती है, और एलसीएम आपको निकालना आता होगा। तो अब देखो, बहुत ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो स्कूल में सीखी होंगी आपने। अगर ये भी मैं बताऊं तो शायद मुझे नहीं लगता फिर इस चीज का कोई औचित्य रह जाएगा, और अगर फिर भी दिक्कत है तो वो भी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए। एक क्लास है वो एलसीएम एचसीएफ के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मकसद क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 12 एलसीएम लिया, 12 को तीनों जगह ऊपर गुणा कर दो, तो 12 में 2 का भाग जाएगा, क्या बचेगा 6, 12 में 3 का भाग जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 3। और अगर उस तरीके से आप करते हैं, किस वाले तरीके से, कि दोनों, उसके अलावा जो दोनों चीजें बचती है, नीचे वाली के अलावा अगर दोनों चीजें बचती, दो या 3, 4 जितनी संख्या है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब ज्यादा बड़ी संख्याएं हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई करना वैसे भी थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ छोटी है, यहाँ आसानी से यहाँ हो भी जाएगा। अगर फिर भी एलसीएम लेना नहीं आता तो ये तरीका अपना लेना, आंसर यहाँ से आराम से आ जाएगा। तो नीचे क्या है 2, इस वाले 2 को तो छोड़ दो, बाकी दो संख्या क्या है 4 और 3, तो भैया 12/2 अनुपात। इसके नीचे क्या है 3, 3 को छोड़ो, बाकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8/2, और इसके नीचे 4 है तो 4 को छोड़ो, बाकी 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना, इसको हटाना पड़ेगा ना, ये नीचे वाला नहीं आएगा, 12, 8 और अब इसको छोड़ेंगे तो 3 और 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहां से 12, 8, 6 फिर कट रहे हैं, क्या आ जाएगा 6, 4 और 3, यही आ रहा है ना, 6:4:3। अब इससे आगे शायद अब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हम क्वेश्चन है वो पहले कर चुके हैं। चलिए फिर भी एक बार रैपिडली आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि तीनों का अनुपात कितना है 6, 4, 3। हमें डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा में कुल धनराशि दी हुई है, तो भैया कुल अनुपात निकाल लो। क्या निकालोगे,
कुल अनुपात है वो कितना है, अनुपात का योग कर लो, 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 है। तो यहाँ आपकी 13 की वैल्यू है वो कितनी है, 10,401 की वैल्यू आप ज्ञात करोगे तो 13 एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 800। तो ये तो कितना हो जाएगा, 8 6 4800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3200 और ये कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, तो आप जोड़ोगे इनको, तो जोड़ने के बाद जब 48 में 32 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ते ही तो 50, फिर 30 और बच गए तो 80, 8000, 8000 में 2000 जोड़ोगे 10,000 और 10,000 में ऊपर वाले 400 है, 10,400 बिल्कुल आपका आंसर है वो क्या है, एकदम राइट। देखो